Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we will be talking about the important question answers from 3 chapters. एक ऐसे 3 चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, और इन सारे क्वेश्चंस को हम एक बेसिक क्वेश्चंस मान के चलेंगे क्योंकि आप इन्हीं की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए अपने बाकी के सारे आंसर्स फॉर्म कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो. और अगर आपको नहीं पता है कि मैंने ऑलरेडी फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो फटाफट से जाके चैनल को चेकआउट करो. उस पर आपको 2 पार्ट्स में वीडियोस मिलेंगे. मैंने दोनों में फ्लेमिंगो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है. हर एक चैप्टर के आप उन क्वेश्चन आंसर्स को जरूर पढ़ना, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स ना सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं बल्कि वही क्वेश्चन आंसर्स आपको बाकी के आंसर्स को फॉर्म करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं. तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दोज वीडियोस. और अभी बात करते हैं हम लोग अपने विस्टार्स की बुक की. बहुत ही अच्छी सी बुक, बहुत बढ़िया चैप्टर्स, लेंथी चैप्टर्स हैं, बड़ी स्टोरीज हैं. लेकिन स्टोरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, बात तो उसमें 1 या 2 ही होती हैं जो ध्यान में रखने वाली होती हैं. वो थीम, वो समरी जो हमें हर जगह काम में आती है. हम आज उन्हीं थीम और समरीज के बारे में बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. सो आर यू रेडी? आई नो यू आर. एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर नाउ. द फर्स्ट चैप्टर वुड बी द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल एक ऐसा चैप्टर है जो बड़ा ही एक अजीब सा कंफ्यूजन में छोड़ के जाता है रीडर्स को. और इसके क्वेश्चंस हालांकि बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं. आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, दैट इज माय गारंटी. सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टेक्स्ट डिड चार्ली से एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894. चार्ली हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो किस तरह, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि भाई हमारे 1894 में एग्स जो थे वो सिर्फ 13 सेंट्स के मिलते थे. एक डजन 12 अंडे सिर्फ 13 सेंट्स के मिलते थे. चार्ली had got his $300 out of the bank and got them changed into old style currency so that he could go back to the third level and buy the tickets to Galesburg. चार्ली ने अपने बैंक से $300 निकलवाए थे और उनको चेंज करवाया था ताकि वो अपने थर्ड लेवल में जाके वापस से गेल्सबर्ग में जा सके और वहां पे रह सके. For his $300, he had got only $200 old style currency, but he did not mind that. The only consolation was that in the year 1894, the $200 would have more value as things were much cheaper then than they were now. एक्चुअली क्या हुआ था कि चार्ली ने अपने $300 को कन्वर्ट करवाया था ओल्ड करेंसी नोट्स में, और उसको बदले में सिर्फ और सिर्फ $200 मिले थे जो बहुत कम थे. बट एक अच्छी बात ये थी, इकलौती अच्छी बात ये थी कि जिस जमाने में वो जाना चाहता था उस जमाने में चीजें बहुत सस्ती थी, और इसीलिए वो खुश था कि कोई बात नहीं, मुझे 300 के बदले 200 मिले, पर ये 200 भी मेरे लिए मोर देन इनफ होंगे बिकॉज गेल्सबर्ग 1894 में बहुत चीप था, बहुत सस्ता था. ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन. चार्ली हैव अबाउट द टनल एंड व्हाई डिडंट ही टेल द साइकियाट्रिस्ट अबाउट इट. तो चार्ली को टनल के बारे में क्या आइडिया था, वो क्या सोचता था, और उसने अपने साइकाइट्रिस्ट को क्यों नहीं बताया उस टनल के बारे में. चार्ली फेल्ट देयर वाज अ टनल दैट नोबडी न्यू अबाउट व्हिच वाज फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी एट दैट मोमेंट टू, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. चार्ली को लगता था कि एक टनल है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, खुफिया टनल है, और वो टनल अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो अपने टनल को रास्ता बना रहा है, वो अपने आप टनल, और शायद से उसका एक एंड जाके निकलेगा हमारे टाइम्स स्क्वायर में, और शायद से दूसरा एंड उसका जाके निकलता होगा सेंट्रल पार्क में. ग्रैंड सेंट्रल ही फेल्ट वाज लाइक एन एग्जिट, a way of escape, and perhaps that's how he got into the tunnel. उसको लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट की तरह है, एक एस्केप रूट की तरह है, और शायद से इसीलिए वो उस टनल को ढूंढ पाया था. He didn't want to tell the psychiatrist for he would not have believed him and would have wanted to treat him. वो साइकाइट्रिस्ट को इसीलिए नहीं बताना चाहता था बिकॉज उसको लग रहा था कि साइकाइट्रिस्ट उसकी बात पे बिलीव नहीं करेगा
और उसको ट्रीट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एट द थर्ड लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई सारे आंसर्स में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन थर्ड लेवल वाला उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से सुनना प्लीज। Grand Central Station at the third level looked very different. There were fewer ticket windows and train gates. Information booth was in the center. It was made of wood and was very old looking. Man in the booth wore green eye shade and long sleeve protectors. थर्ड लेवल का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन काफी अलग था। वहां पे बहुत कम टिकट विंडोज थी और वहां पे ट्रेन के गेट्स भी बहुत कम थे। जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो बिल्कुल सेंटर में था और वो वुड से बना हुआ था और उसके अंदर एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था ग्रीन शेड्स पहन के और लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन के। The lights were dim and flickering as they were open flame gas lights. There were brass spittoons on the floor. जो वहां की लाइट्स थी वो बार बार डिमडिमा रही थी क्योंकि वो गैस लाइट्स थी, दे वर नॉट एलईडीज, गैस लाइट्स थी वहां पे। और वहां पे जमीन पे ब्रास स्पिटून्स थे जो पीक दान होते हैं वो रखे हुए थे वहां पे फ्लोर पे। Men wore derby hats, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Alright, so उसको एक आदमी दिखता है जिसने एक डार्बी हैट पहना होता है, साथ ही साथ उसने एक ब्लैक 4-बटन सूट पहना होता है, बहुत छोटे छोटे लेपल्स होते हैं उसमें, और साथ ही साथ उसकी एक बहुत हैंडल बार जैसी मुस्ताश होती है। वो होती है ना एक हैंडल बार जैसी, ऐसी करके बड़ी सी मुस्ताश होती है। आपने अमेरिकन कल्चर में देखा होगा पहले के टाइम में एक ऐसी बड़ी सी मूंछ हुआ करती थी हैंडल बार वाली, तो उसको ही हम बोलते हैं बिग हैंडल बार मुस्ताश। तो उसको ये आदमी दिखता है। Men had beards, sideburns and fancy mustaches. वहां पे जितने भी आदमी खड़े थे सभी लोग के दाढ़ी थी, हर एक इंसान ने साइड बर्न्स रखे हुए थे ये वाले, और सबकी बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया कमाल कमाल की मूछें थी। Women wore dresses with leg of mutton sleeves. He caught a glimpse of a very small courier and Eve's locomotive with a funnel-shaped stack. वहां पे जो लेडीज थी, जो विमेन थी, वो मटन स्लीव्स पहना करती थी। मटन स्लीव्स इज समथिंग जो अपनी एक यहाँ से ऐसे बहुत फैली हुई होती है और यहाँ एकदम एल्बो के नीचे से एकदम चिपक जाती है। तो उन्होंने मटन स्लीव्स पहने हुए थे। साथ ही साथ उसको एक कुरियर एंड ईव्स की लोकोमोटिव ट्रेन दिखाई दी जिसके ऊपर का जो स्टैक था वो बहुत पुराने जमाने का था। ऑल्सो he also saw a copy of The World, a newspaper which hadn't been published for years. उसको एक द वर्ल्ड न्यूज़पेपर करके था, वो भी दिखाई दिया एक कॉपी उसकी, और ये न्यूज़पेपर कई सालों से पब्लिश हुआ ही नहीं था। So that was a description of Grand Central Station. लास्ट देखते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर का। हाउ डिड चार्ली हैपन टू रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। चार्ली किस तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच गया। वन डे चार्ली वर्कड फॉर मोर टाइम एट ऑफिस, so he was late for home. So he took the subway from the Grand Central to reach the second level of it. From there, he was to catch a train. He started walking quickly. He reached the second level, but all of a sudden, he lost his way there. He entered a corridor that had a left turn. It was also slanting somewhat downwards. It was like a tunnel. He met no one on the way. There was dead silence. Even he could hear the sound of his own footsteps. Then the corridor took a sharp left turn. After coming down a flight of stairs, he reached the third level of the Grand Central Station. चार्ली एक बार अपने काम में काफी लेट हो गया था उसको, तो वो घर जाने की जल्दी की वजह से सबवे लेता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एंटर करता है ताकि उसके सेकेंड लेवल से जाके वो ट्रेन पकड़ सके अपने घर पहुंचने के लिए। लेकिन जब वो सेकेंड लेवल में पहुंचता है तो वो वहां पे खो जाता है और कुछ दूर चलने के बाद में वो एक टनल जैसी जगह के अंदर एंटर कर जाता है। वो टनल आगे जाके एक लेफ्ट टर्न लेता है बहुत शार्प, और वहां पे कोई भी नहीं होता है, बिल्कुल सन्नाटा होता है। इतना शांत होता है वो कि उसे अपने पैरों की आवाज खुद आ रही होती है। बट लेटर ऑन वो टनल वापस से एक टर्न लेता है बहुत शार्प, और उसके बाद में कुछ सीढ़ियां उतर के चार्ली पहुंच जाता है थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल में पहुंचते ही आपको याद होगा उसने बताया था कि उसको कुछ आवाजें आने लगी थी, लाइक अ क्राउड वॉज देयर,
जो बातें कर रहा हो आपस में, कई सारे लोग, बहुत सारी भीड़। तो ये था हमारा थर्ड लेवल में एंट्री करने का तरीका चार्ली का। तो ये बात हो गई हमारी थर्ड लेवल चैप्टर की। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो है टाइगर किंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू सेव हिज थ्रोन? महाराजा ने अपनी राजगद्दी बचाने के लिए क्या किया, उन्होंने कैसे बचाया अपनी राजगद्दी को? द महाराजा हैड अनॉयड द विजिटिंग सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर ओवर द इश्यू ऑफ टाइगर हंटिंग एंड स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. So the Maharaja and the Diwan decided to placate and pacify the officer through bribe by sending gifts of expensive diamond rings to the Durai Sani, the wife of the British officer. Thus he managed to save his throne. महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग के लिए मना करके बहुत बड़ी एक बेवकूफ़ी करी थी, और इसकी भरपाई करने के लिए राजा और दीवान दोनों ने बहुत ही एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स भिजवाई दुरई सानी के पास में, जिनको दुरई सानी बोला जाता था। वो होती थी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ्स, उनके पास में भिजवाई। और हालांकि उन्होंने सारी की सारी रिंग्स को रख लिया था अपने पास, एक बहुत बड़ा ब्लो मिला था हमारे महाराज को, बट इस तरह उन्होंने अपना पूरा थ्रोन बचा लिया था बाय गिविंग अ ब्राइब टू द ब्रिटिश ऑफिसर एंड हिज वाइफ. How did the Tiger King meet his end? What is ironical about his death? Very important question. Please pay attention. The wooden toy tiger the king had got as a birthday present for his son had been carved by an unskilled carpenter. It had a rough surface with tiny slivers of wood standing up like quills all over it. टाइगर किंग ने जो वुडन टाइगर परचेज किया था एज अ गिफ्ट अपने बेटे की बर्थडे के लिए, वो बहुत ही अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, और इसी वजह से उसका जो सरफेस था वो बहुत रफ था, और लकड़ी की जो फांस होती है ना, वो स्लिवर्स, वो निकले हुए थे पूरे उस टॉय के ऊपर, जैसे मानो कांटे निकले हुए हों, क्विल्स. वन ऑफ दोज स्लिवर्स pierced the Maharaja's right hand, and although the king pulled it, his arm got infected. In 4 days, it developed into a suppurating sore and spread all over the arm. The king died while being operated upon. उनमें से एक फांस राजा के हाथ पे लग जाती है, और एक अगले दिन उसका इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है, और 4 दिन के अंदर अंदर वो इन्फेक्शन पूरा उनके हाथ में फैल जाता है. उनका ऑपरेशन किया गया, 3 सर्जन आए थे स्पेशलिस्ट, उन्होंने ऑपरेशन किया था, बट महाराजा ऑपरेशन के बाद भी he died. He could not survive. The king's death is ironical but not surprising for the reader, who is in fact looking forward to it. राजा की डेथ काफी ज्यादा आयरॉनिकल तो है, लेकिन सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे चैप्टर तो हमें पता था कि ये तो मरने वाला है, 100वां टाइगर इसने मारा नहीं है, ये फालतू में इतना खुश हो रहा है, अभी देखो ये मरेगा कुछ टाइम बाद. Having killed the 100th tiger, the king is jubilant, for he has fulfilled his vow and disproved the prediction of the royal astrologer. He is now at ease, for he thinks he cannot die of a tiger's attack. No wonder he orders the dead tiger to be taken into a procession through the town and gets a tomb erected over it. राजा इस खुशी में पागल था कि उसने 100वें टाइगर को मार दिया, और अब वो बहुत पावरफुल बन गया है. उसने उस भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया. उसने यहाँ तक कि ऑर्डर भी दे दिया था कि भाई इस टाइगर को तुम कैपिटल में लेके आओगे, इसका बहुत ग्रैंड प्रोसेशन होगा, और उसने एक मकबरा तक बनवा दिया था उस टाइगर के बॉडी के एक तरीके से कह लो याद में, उस अचीवमेंट की याद में. सो दैट मच मैड ही वॉज अबाउट हिज अचीवमेंट. All this while he does not know that the 100th victim was not killed by him but by other hunters. That is indeed quite ironical. Death is lurking around him and the king is unaware of it. Again, it is ironical that a king who has killed 99 tigers and is bold and fearless dies of a mere sliver on the body of a wooden tiger. Thus, ironically, death does come to him from a tiger. वो राजा अभी तक बिल्कुल ही अनजान है इस बात से कि 100 टाइगर उसने नहीं मारा, एक अलग शिकारी ने मारा है. लेकिन ये आयरॉनिकल है कि वो राजा जिसने 99 टाइगर्स को मारा था, इतनी हिम्मत उसके अंदर थी,
वो बेचारा सिर्फ एक इत्तू सी फांस की वजह से मर जाता है। सो दैट इज द आयरनी अबाउट हिज डेथ। और बुरी बात यह है कि अंत में चाहे उसने कुछ भी किया हो, चाहे उसने कितने भी टाइगर्स मारे हो, लेकिन लास्ट में उस चीफ एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन ही सही होती है एंड द 100 टाइगर became the reason of the king's death. Next है, how would you describe the behavior of the Maharaja's minions towards him? Do you find them truly sincere towards him, or are they driven by fear when they obey him? Do we find a similarity in today's political order? एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर। क्वेश्चन ये है कि आप राजा के जब आदमियों के बारे में पढ़ते हैं और उनकी जो सिपाही थे, आपको क्या लगता है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, बहुत सिंसियर थे उनके टुवर्ड्स, या वो उनसे डरा करते थे? क्या वो ये सारी चीजें डर में करते थे, उनकी बात डर की वजह से मानते थे? क्या हम इस फिनोमिनन में और आज के पॉलिटिकल जो फिनोमिनन है उसमें कोई सिमिलैरिटी हमें मिलती है या नहीं? आंसर देखते हैं। Maharaja's minions were subservient and sycophantic. Most of them were scared of Maharaj and tried to keep him in good humor by obeying his orders. They did not dare to disobey him, as his displeasure could mean loss of their job or even loss of their lives. जो राजा के जितने भी प्रजा थी, जो सिपाही थे, वो सब बेचारे खुद बहुत परेशान थे। वो राजा को इसीलिए खुश रखना चाहते थे उनके ऑर्डर्स मान के, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आया तो इनकी नौकरियां जाएंगी और हो सकता है इनकी जान भी ले ली जाए। The astrologer was afraid of predicting his death. Still, Maharaja told him to speak without fear. Diwan, who should have advised the king not to kill the tigers, did not dare to go against his wishes and aided his marriage to a princess whose father's kingdom possessed a large number of tigers. एक तरफ चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी करने से वो डर रहा था कि ये एक दिन मरेगा टाइगर की वजह से, जब तक महाराजा ने उससे खुद नहीं बोला। दूसरी ओर उसके दीवान, उनको मना करना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था कि नॉट टू किल द टाइगर्स, पर उसने डर की वजह से एक ऐसी प्रिंसेस से शादी करवाई राजा की जिनके किंगडम में टाइगर्स की कोई कमी नहीं थी। Being afraid of losing his job, he presented an old tiger to satisfy the whims of his Maharaj. Likewise, the hunters chose not to inform him of the survival of the 100 tiger and instead killed it themselves, fearing that they might lose their jobs. Even the shopkeeper who sold the king a cheap wooden toy tiger quoted a higher price lest he should be punished under the rules of emergency. यहाँ पर देखो कई सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। हमने दीवान के बारे में जाना, हमने एस्ट्रोलॉजर के बारे में जाना। जो हंटर्स थे वो भी इतना डरते थे कि उन्होंने टाइगर किंग को इन्फॉर्म नहीं किया कि टाइगर मरा नहीं है। दीवान था जो, उसने एक बूढ़ा टाइगर अरेंज किया सिर्फ अपने महाराजा को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके एम को फुलफिल करवाने के लिए। जो हमारा शॉपकीपर था मार्केट में, उसने भी राजा को ये बोला कि ये टाइगर 300 रुपए का है। उसे बताना चाहिए था कि वो बहुत सस्ता है, वो बहुत बुरी क्वालिटी का है, लेकिन वो क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि वो अपने महाराज से बहुत डरता था और वो जानता था अगर उसने कम प्राइस बताया तो महाराज उसे इमरजेंसी के रूल्स के अंडर पनिश करेंगे, एंड दैट इज व्हाई ही लाइड टू द किंग। और अंत में वही झूठ उनकी मौत का कारण भी बन जाता है। So it is evident that the king's minions were driven by fear rather than any feelings of sincerity towards their ruler. तो ये बात बहुत साफ है कि राजा की सभी प्रजा उनके डर की वजह से उनका काम किया करती थी, ना कि उनकी रिस्पेक्ट की वजह से। Today's political order is no different. We know too well that many of the people in power are not there because of their ability, but because of their influence and power. Moreover, others pander to them for their own vested interests rather than for the good of the country. आज की पॉलिटिकल कंडीशन भी इससे अलग नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपनी पोजीशंस पे इसीलिए नहीं है कि वो काबिल हैं, बल्कि वो इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास में उनका एक दबदबा है। और बहुत सारे लोग उनके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनका फायदा है उनके साथ बने रहने में, ना कि वो देश के बारे में सोचते हैं, उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं।
तो ये बात हो गई हमारी टाइगर किंग के चैप्टर की। एक और क्वेश्चन है इसमें जो बहुत ही बढ़िया है, इसको लास्ट में प्लीज सुन लेना अच्छे से। What is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? ऑथर का क्या कमेंट है कि भाई हम भोले भाले जानवरों को इंसान के बस पे छोड़ देते हैं, इंसान के भरोसे छोड़ देते हैं, इसके ऊपर वो क्या बोलते हैं? Through his satirical story, the author has rightly portrayed how human beings have subjected innocent animals to untold torture and death, merely to fulfill their own whims and fancies. ऑथर ने अपनी इस स्टोरी से बताया है कि किस तरह इंसान अपनी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए भोले भाले जानवरों को मारता है, उन पे जुल्म करता है, जस्ट टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स. The Maharaja's indiscriminate killing of tigers led to their extinction in some states, but the Maharaj was oblivious to the grave consequences his action was leading to. महाराजा की किलिंग ने टाइगर्स को ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की कगार पे ला दिया कई सारे स्टेट्स में, लेकिन महाराज को 1% आइडिया, रियलाइजेशन तक नहीं था कि वो जो कर रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. In order to prove an astrologer wrong, the Maharaja went on a killing spree, proving his dominance over the hapless animals. अपनी बात को सही साबित करने के लिए, उस एस्ट्रोलॉजर की बात को गलत साबित करने के लिए महाराज ने इतने टाइगर्स को मारा बिना ये सोचे कि वो इतना जो बुरा जुल्म कर रहे हैं इन बेचारे लाचार जानवरों पे, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा. सो दैट इज व्हाट द ऑथर ट्राइज टू कन्वे फ्रॉम दिस स्टोरी, द टाइगर किंग. अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे द एनिमी. द एनिमी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपके 12th का इस साल का लगभग सबसे बड़ा लेंदी चैप्टर है ये. बहुत एपिसोड्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, पर चैप्टर यार बहुत बढ़िया है. ह्यूमैनिटी के ऊपर है, मैनकाइंड के ऊपर है, बड़ा ही बढ़िया चैप्टर है. इसके क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे और आप इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू अपने आगे के आंसर्स को फॉर्म कर पाओगे. पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू सेव अ डाइंग एनिमी. What made Hana to sympathize with the American sailor in spite of open defiance from the servants? How do you justify the behavior of the old general? Was it human consideration or lack of national loyalty or dereliction of duty? पूरी राम कथा है ये क्वेश्चन, लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में आपके सारे पॉइंट्स कवर होंगे, चाहे वो डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी हो, चाहे वो लॉयल्टी हो, चाहे वो एक एथिक्स हो डॉक्टर के, चाहे वो एक वाइफ का सपोर्टिव नेचर हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, चाहे वो मैनकाइंड हो, सब कुछ कवर होगा एक क्वेश्चन में. आंसर देखते हैं. डॉक्टर सदाव एंड हाना both loved their country. They didn't have any liking for the white people. He considered that Americans suffered from racial prejudice. Both of them were happy that Japan was fighting against the white people, but Dr. Sadao had been trained as a doctor even to save a dying enemy. सदाव और हाना दोनों ही अपने देश से बहुत प्यार करते थे. वो मानते थे कि अमेरिका में प्रेजुडिस बहुत होता है और वो खुश थे कि उनकी कंट्री अमेरिकन से लड़ रही है. बट सदाव वाज अ डॉक्टर और उनको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि तुम्हारा दुश्मन भी अगर मर रहा होगा तो तुम्हें उसको बचाना है, एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Handing him over to the police would have meant throwing him into the jaws of death. Hence, he put aside all other considerations and respected the ethics of his profession. Hana was a woman with a tender heart. She could not bear the sight of a wounded and bleeding soldier. Hence, she herself helped Sadao to carry the wounded man into the house. No doubt, the behavior of the old general defies logic. Certainly, he lacks national loyalty. He can also be accused of dereliction of duty. Being a general, it was his duty to get the prisoner of war arrested at once. हाँ, सदाव एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, इसीलिए उन्होंने अपने सारी चीजों को साइड पे रखते हुए उस एनिमी को ट्रीट करने का फैसला किया. हाना दिल की बहुत अच्छी थी, बहुत ही इनोसेंट थी और वो ये बिल्कुल नहीं देख सकती थी कि एक सोल्जर इतने बुरे हाल में हो. वो लोग जानते थे कि पुलिस में इसको देने का मतलब होगा इसको मौत के मुंह में धक्का देना, इसीलिए वो उसे अपने घर पे लेके आए और उसका ट्रीटमेंट किया. बात करें अगर जनरल की, तो उसका पूरा का पूरा बिहेवियर बिल्कुल लॉजिक से परे है. कोई लॉजिक नहीं है उसमें. उसके अंदर ना तो लॉयल्टी है अपने देश को लेके, साथ ही साथ उसके अंदर अपनी ड्यूटी को लेके कोई सिंसेरिटी नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी
उस जनरल की थी कि वो उस प्रिजनर ऑफ वॉर को अरेस्ट करवाए और आगे की कार्रवाई करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया इवन आफ्टर सदाव इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द वाइट सोल्जर। अगला क्वेश्चन है, इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर, सेड टॉम, जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, वैल्यू बेस्ड भी है और चैप्टर से रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा रखता है ये। जब टॉम ने सदाओ से बोला था कि अगर सारे जापानीज जिनको वो जैप्स बोल रहे थे तुम्हारी तरह होते तो वॉर होता ही नहीं, इस बात को हमें जस्टिफाई करना है, हमें प्रूव करना है कि ये बात सही है। The wounded American soldier was an enemy. In spite of all this, Dr. Sadao gave him shelter in his house. He didn't hand him over to the police. He operated on him. Dr. Sadao risked his own life but saved an enemy from dying. Tom was right. If all the Japanese were like him, there would not have been a war between America and Japan. तो भाई सदाओ ने ये जानते हुए कि एक एनिमी है, अगर इसको घर पे रखेंगे तो पुलिस अगर पकड़ती है तो मैं भी जेल में जाऊंगा, उन्होंने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया बिकॉज वो जानते थे कि ये मार दिया जाएगा अगर इसको हमने हैंड ओवर किया। उन्होंने बिना सोचे समझे उसका ट्रीटमेंट किया, उसका ख्याल रखा, और ये बात इसीलिए बिल्कुल सही है कि अगर सारे जापानीज सदाओ की तरह हो जाते तो शायद एक वॉर कभी भी नहीं होती। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द टू सर्वेंट्स and Yumi when they were told about the wounded American? दो नौकर और यूमी का क्या रिएक्शन था जब उनको अमेरिकन सोल्जर के बारे में बताया गया? The two servants were frightened at what their master had told them. They thought that their master should not heal the wound of that white man. The white man must die. If their master healed what the gun and the sea did, they would take revenge on them. Yumi refused to wash a white man. दोनों ही नौकर बहुत चौंक गए थे, डर गए थे जब उनके मास्टर ने उनको ये बताया। उनका मानना था कि उनके मास्टर को उस अमेरिकन का इलाज नहीं करना चाहिए। जो काम एक गोली ने और एक समुद्र ने किया, अगर वो उसको सही करते हैं तो नौकरों ने यह ठान लिया था कि हम इनसे बदला लेंगे। साथ ही साथ यूमी को जब हाना ने बोला था उस अमेरिकन को वॉश करने के लिए, तो उसने साफ मना कर दिया था कि मैं एक व्हाइट मैन को वॉश नहीं करूंगी। तो ये था रिएक्शन उन दोनों सर्वेंट्स का और यूमी का। ये हमारे हो गए द एनिमी के क्वेश्चन आंसर्स। एक और जिसका क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओ's फादर? स्टार्टिंग की बात है चैप्टर की। सदाओ के पापा की जो मेन कंसर्न थी वो क्या थी? द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर वाज क्वाइट डोमिनेटिंग ऑन सदाओ. His father never joked or played with him. Sadao's education was his father's chief concern. For this reason, he at 22 was sent to America to study surgery and medicine. By the time his father died, Sadao had established himself as a famous surgeon and scientist. सदाओ के फादर के साथ उनके रिलेशंस बहुत ही कोल्ड थे। कोल्ड से मतलब मेरा ये है कि बहुत ही नॉर्मल थे। उनके पापा कभी मजाक नहीं करते थे, कभी खेलते नहीं थे उनके साथ में, सदाओ के साथ में, और बचपन से ही उनके माइंड में बहुत इन्फ्लुएंस डाली गई थी अबाउट एजुकेशन, अबाउट गुड एजुकेशन एंड गुड फ्यूचर। इसीलिए सदाओ खुद भी समझ गए थे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को, और 22 साल की उम्र में उनको इसीलिए अमेरिका भेज दिया गया था टू स्टडी अबाउट हिज मेडिकल एंड हिज सर्जरी प्रैक्टिस। और जब उनके पापा की डेथ हुई उस टाइम तक सदाओ अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे एज अ सक्सेसफुल डॉक्टर एंड अ साइंटिस्ट। तो ये थी उनके पापा की कंसर्न कि क्या मेरा बेटा सही ट्रैक पे सही सक्सेस कमा पाएगा या नहीं। एंड सदाओ डिड अर्न ऑल द सक्सेस एंड ऑल द नेम दैट ही वाज मेंट टू अचीव। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, मिस नहीं करना है एक भी। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी लापरवाही करें, और आप बस पढ़ते रहो। मैं आपके लिए खूब सारा कंटेंट लेके आता रहूंगा जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए। I hope you liked the video and I hope you enjoyed all the question answers and you understood all the points. Please make sure to use these questions and answers in your further answers to form your answers so that you can score full marks in your English examination. Keep practicing, keep studying. Also, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो जाके फटाक से, क्योंकि भाई इस चैनल पे आपको कई सारी चीजें मिल रही हैं और आप इसको मिस मत करो। That is my request and suggestion as well. Thank you for watching the video. I'll see you in another video. Till then, please take care and bye-bye.